हेलो एंड वेलकम टू वीवी नॉलेज ऑफ लॉ। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के बारे में। ट्रिपल तलाक जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, ये एक्ट उसी के बारे में है। और अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। होप यू लाइक इट एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। मोस्टली लोगों को पता होगा कि ट्रिपल तलाक के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने के बाद ही इस एक्ट को फोर्स में लाया गया है। इस एक्ट का जो पर्पज़ है वो इसका प्रियम्बल स्टेट करता है, जब ये साफ साफ कहता है दैट इट इज़ एन एक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम विमेन। तो मैरिड मुस्लिम विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। एंड टू प्रोहिबिट डिवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड्स। तो जो भी मुस्लिम हस्बैंड्स अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करके छोड़ देते थे और अपना जो वाइफ है मुस्लिम वाइफ, उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, हस्बैंड कभी भी ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करके उसको छोड़ सकता था। तो इस ट्रिपल तलाक को, जिसे कि तलाक बिद्दत भी कहा जाता है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये एक्ट लाया गया है फॉर द पर्पज़ कि उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया जा सके। तो इस एक्ट के यही पर्पज़ हैं कि ये मुस्लिम वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है और ट्रिपल तलाक को प्रोहिबिट करता है और उससे रिलेटेड मैटर्स के बारे में प्रोवाइड करता है। जो इसका सेक्शन 1 है वो बताता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। इस एक्ट को कहा जाएगा मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 और इसे होल ऑफ इंडिया के ऊपर एक्सटेंड किया गया, यानी ये पूरे देश में लागू होगा। और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 19 सितंबर 2018। तो इसे कब से इन्फोर्स माना जाएगा? इसे 19 सितंबर 2018 से इन्फोर्स माना जाएगा। तो इसका क्या इफ़ेक्ट है? रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी एनेक्टमेंट डेट है 31 जुलाई 2019। तो जब से ये बिल आया है, जब से ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, तब से इस एक्ट को लागू कर दिया गया है। इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की, जो कि आईटी एक्ट से रिलेट करती है। मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन, जिसमें मैजिस्ट्रेट को माना गया है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कि सीआरपीसी के अंदर अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज करता है, जहाँ पर भी मैरिड वुमेन रिजाइड करती है उस एरिया के जेएमआईसी को क्या माना गया है? मैजिस्ट्रेट माना गया है इस एक्ट के पर्पज़ के लिए। और यहाँ साफ साफ 2C में बताया गया है कि तलाक का मतलब है तलाक बिद्दत या एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक जिसका इफ़ेक्ट है इंस्टेंटेनियस एंड इरिवोकेबल डिवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय अ मुस्लिम हस्बैंड। तो तलाक जो है वो तलाक बिद्दत है, या ऐसा तलाक जिसका क्या हो, एकदम इंस्टेंट असर हो कि उसी समय तलाक हो जाए, और जो कि इरिवोकेबल हो, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो तलाक बिद्दत का मतलब है कि तलाक बिद्दत के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ हलाला परफॉर्म करनी पड़ती है, तभी सेम हस्बैंड एंड वाइफ दोबारा निकाह कर सकते हैं। तो तलाक बिद्दत को यहाँ क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया है। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 और 4 जो हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि तलाक यानी तलाक बिद्दत क्या है? वॉइड है और इलीगल है। सेक्शन 3 ये कहता है एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय ए मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ, कि अगर कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ पे क्या करता है? तलाक प्रोनाउंस करता है, यानी तलाक देता है, अगर बोल के अगर प्रोनाउंस कर रहा है वो बाय वर्ड्स, या तो वो शब्दों में बयान कर रहा है, चाहे वो कह रहा है या लिख रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, या किसी और तरीके से वो क्या है उसको कन्वे कर रहा है कि मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। जिस भी तरीके से वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, जिस भी तरीके से वो तलाक परफॉर्म करना चाह रहा है, तो तलाक क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो, यानी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जैसे ही उसने बोला है तलाक, उसका कोई मतलब नहीं है, मैरिज बिल्कुल सबसिस्ट करेगी, और ये जो तलाक उसने दिया है वो इलीगल होगा, उसको लॉ क्या नहीं करेगा? सपोर्ट नहीं करेगा। ये सेक्शन 3 का कहने का मतलब है।
उसके बाद है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंसेस तलाक रेफर टू इन सेक्शन 3। तो कोई भी मुस्लिम हस्बैंड या मुस्लिम शौहर जो कि तलाक प्रोनाउंस करता है, तलाक देने की कोशिश करता है सेक्शन 3 में, या तलाक देना चाहता है अपनी वाइफ को, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो उसको क्या हो सकती है, उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसको फ़ाइन भी दिया जाएगा। यहाँ फ़ाइन के अंदर चॉइस नहीं है क्योंकि और नहीं दिया गया है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, 3 साल से कम होगी या फिर 3 साल होगी, और उसके साथ में फ़ाइन भी दिया जाएगा। तो इससे आपको क्या क्लियर हो गया, इससे आपको ये क्लियर हो गया क्योंकि पनिशमेंट दी गई है वो भी इम्प्रिजनमेंट की, तो इसका मतलब ये है कि अब ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करना या तलाक बिद्दत या इसी तरीके का कोई तलाक प्रोनाउंस करना जो कि इंस्टेंटेनियस है या इरिवोकेबल है, वो क्या होगा, एक ऑफेंस होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 जो कि मुस्लिम वीमेन के राइट्स के बारे में बात करता है। अभी हमने क्या किए हैं, अभी हमने ऊपर 2 चैप्टर किए हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या बात की, पहले चैप्टर में हमने प्रिलिमिनरी चैप्टर था जिसमें हमने इसका नाम बताया, इसकी इन्फोर्समेंट बताई और हमने कुछ डेफिनेशंस की। सेकेंड चैप्टर में हमने तलाक को, ट्रिपल तलाक को वॉइड और इलीगल बताया और साथ में उसकी पनिशमेंट बताई। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जहां हम बताएंगे कि मैरिड मुस्लिम वुमेन के क्या क्या राइट्स हैं। सेक्शन 5 जो है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बात करता है। Without prejudice to the generality of the provisions contained in any other law for the time being in force। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हम किसी और लॉ में अगर किसी और को कोई राइट दिया गया है या कोई और प्रोविज़न दिया गया है, उसको हम अफेक्ट ना करते हुए एक नया क्लॉज यहाँ ये बना रहे हैं, एक नई प्रोविज़न ये डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी और लॉ को हम अफेक्ट नहीं करेंगे, उसको इफ़ेक्ट ना करते हुए अ मैरिड मुस्लिम वीमेन अपॉन हुम तलाक इज़ प्रोनाउंस्ड। तो कोई भी ऐसी मैरिड मुस्लिम वीमेन जिसके ऊपर क्या हुआ है, तलाक प्रोनाउंस हुआ है। तलाक का मतलब इस एक्ट में क्या है, तलाक बिद्दत या ऐसा कोई तलाक जो कि क्या है, इंस्टेंट है और इरिवोकेबल है। तो अगर किसी मैरिड मुस्लिम वीमेन के ऊपर कोई तलाक प्रोनाउंस किया गया है तो शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड सच अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो उसको क्या मिलेगा, उसको अपना गुजारा करने के लिए कुछ भत्ता मिलेगा जिसे सब्सिस्टेंस अलाउंस भी कहा जाता है। तो उसको क्या है, उसको अधिकार है कि वो अपने पति से क्या ले, अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी गुजारा भत्ता ले, फॉर हर एंड डिपेंडेंट चाइल्ड, अपने लिए और किसके लिए, जो बच्चे डिपेंड हैं उसके ऊपर, उसके लिए। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट का मतलब हमने पढ़ा था ऊपर, वो क्या था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो सीआरपीसी में अपनी पावर्स या जुरिसडिक्शन जो सीआरपीसी जिसके ऊपर क्या करती है, कन्फर करती है। तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसको कितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। सेक्शन 5 में उसको राइट दिया गया है कि उसको अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, अपने पति से सब्सिस्टेंस अलाउंस ले सकती है अगर उसके ऊपर तलाक प्रोनाउंस किया गया है, इन केस कि वो क्या ना कर रहा हो, उसको खर्चा ना दे रहा हो। फिर बात हो रही है सेक्शन 6 में माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी के बारे में। सेक्शन 6 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इस लाइन का मतलब है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, किसी भी अदर लॉ में कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ हम एक जो राइट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस राइट को उससे लॉ में जो लिखा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉट विद स्टैंडिंग, आप खड़े रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस लाइन का यही मतलब है कि किसी और लॉ में चाहे कुछ भी दिया गया हो, लेकिन ये राइट किसी और लॉ के किसी और राइट से काउंटर नहीं होगा या इस राइट को किसी और लॉ के हिसाब से छीना नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि इसको क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अ मैरिड मुस्लिम विमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ हर माइनर चाइल्ड इन द इवेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय हर हस्बैंड। तो कोई भी मैरिड मुस्लिम विमेन जिसको उसके हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस किया है,
उसको उसके माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी मिलेगी, उसका अधिकार है। इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मैजिस्ट्रेट, जैसा कि मैजिस्ट्रेट क्या करे, डिटरमाइन करे, उस हिसाब से मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि उसको कस्टडी मिलेगी, कितने दिन के मिलेगी, कब मिलेगी, लेकिन उसको कस्टडी का अधिकार है। उसके बाद सेक्शन 7 जो है वो CRPC के बारे में थोड़ी बात करता है। सेक्शन 7 कहता है कि CRPC में कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस है, पनिशेबल है, वो कॉग्निजेबल होगा if information relating to the commission of offence is given to an officer in charge of police station by the married Muslim women upon whom talaq is pronounced or any person related to her by blood or marriage। तो ये जो ऑफेंस होगा ये क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि जो पुलिस है बिना वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है उस पर्सन को जो कि क्या कर रहा है, तलाक प्रोनाउंस कर रहा है अपॉन द मुस्लिम विमेन। अगर इन्फॉर्मेशन जो है इस ऑफेंस की, यहाँ एक ही ऑफेंस दिया गया है जिसमें 3 साल तक की सज़ा है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 4 में, तो ये उसी ऑफेंस की बात कर रहे हैं कि ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल होगा अगर इन्फॉर्मेशन जो है इस ऑफेंस के होने की किसको दी जाए, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को दी जाए। और वो कौन देगा, या तो मुस्लिम विमेन देगी जिसके ऊपर तलाक प्रोनाउंस किया गया है, या कोई भी पर्सन जो उससे रिलेट करता है बाय ब्लड और मैरिज इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी जो कि स्टेशन इंचार्ज है, वो क्या करेगा, ये कॉग्निजेबल हो जाएगा, तो वो जा कर के बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेकेंड B क्लॉज में कहते हैं एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस शैल बी कंपाउंडेबल। तो ये जो ऑफेंस यहाँ दिया गया है उसको कंपाउंड भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है किसी और ऑफेंस के साथ। एट द इंस्टेंस ऑफ मैरिड वुमेन अपॉन हुम द तलाक इज प्रोनाउंस्ड विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज ही मे डिटरमाइन। तो अगर मुस्लिम विमेन चाहे, मुस्लिम मैरिड विमेन अगर चाहे जिसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस हुआ है, तो वो क्या कर सकती है, इसे किसी और ऑफेंस के साथ भी कंपाउंड करा सकती है, इकट्ठा करके इकट्ठा ट्राई करवा सकती है। लेकिन इसके लिए उसको क्या करना होगा, मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी और मैजिस्ट्रेट कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पे हम तुम्हारा कोई और ऑफेंस इस ऑफेंस के साथ कंपाउंड करेंगे। क्लॉज C कहता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड एंड आफ्टर हैविंग द मैरिड मुस्लिम विमेन upon whom talaq is pronounced is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail to such person। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक्यूज़ है इस एक्ट के अंदर ऑफेंस का, मीन्स उसने मुस्लिम विमेन के ऊपर, मुस्लिम मैरिड विमेन के ऊपर तलाक प्रोनाउंस किया है जो कि तलाक बिद्दत है, तो उसको बेल पर नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट को वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा और एप्लीकेशन लगाने के बाद मैजिस्ट्रेट मुस्लिम मैरिड वुमेन की भी हियरिंग लेगा, सुनेगा जिसके ऊपर तलाक प्रोनाउंस हुआ है, और उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं उसको बेल ग्रांट करने के, तभी वो क्या करेगा, उसको बेल ग्रांट करेगा, अदरवाइज़ वो उसको बेल ग्रांट नहीं करेगा। तो सेक्शन 7 के हिसाब से क्लॉज A कहता है कि ये ऑफेंस यानी कि तलाक बिद्दत प्रोनाउंस करना कॉग्निजेबल ऑफेंस है जब इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ दी जाए, पुलिस स्टेशन में दी जाए। कौन देगा, या तो मुस्लिम मैरिड मुस्लिम वुमेन देगी या फिर उसको उससे रिलेटेड कोई बाय ब्लड या बाय मैरिज कोई दे सकता है। सेकंड है कि कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर है यानी कि वही ऑफेंस कंपाउंडेबल होगा अगर वो मैरिड मुस्लिम वुमेन चाहे और वो मैजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ क्या कर सकती है, उस ऑफेंस को कंपाउंडेबल बनवा सकती है। और C क्लॉज कहता है कि जो भी इंसान के ऊपर कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के ऑफेंस का अगर एक्यूज़ है तो उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। उसको बेल ग्रांट करने से पहले जब वो मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाएगा
तो वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैरिड मुस्लिम वीमेन की हियरिंग लेगा, उसकी बात सुनेगा, और जब मैजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि उसको बेल ग्रांट की जा सकती है, और मैरिड मुस्लिम वीमेन जो है उसकी बात सुनने के बाद जब उसको ये लगेगा कि मैरिड मुस्लिम वीमेन को कोई ख़तरा नहीं है, तब वो क्या कर सकता है, उसको बेल ग्रांट कर सकता है। सेक्शन 8 जो है वो सेक्शन 8 बात करता है कि जो बिल था, जो ऑर्डिनेंस था इस एक्ट से रिलेटेड, उसे रिपील किया जाता है, क्योंकि अब ये एक्ट क्या आ गया है, फोर्स में आ गया है। और जो कुछ भी पहले रिपील किया गया है या फिर कोई एक्शन अगर ऑर्डिनेंस के अंदर लिया गया है तो उसको हम इस एक्ट के प्रोविज़न्स के अंडर हुआ मानेंगे, और वो क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये एक्ट हमने आज डिस्कस किया। इस एक्ट में टोटल 8 सेक्शंस हैं, जिसमें पहले 2 सेक्शन एक बार मैं फिर आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये एक्ट आया था मैरिड मुस्लिम वीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और तलाक़ बिद्दत या ट्रिपल तलाक़ को रोकने के लिए, और उसे ये क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करता है। इस एक्ट का नाम है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, और इसमें सेक्शन 2 में जो है वो कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि तलाक़े बिद्दत या फिर कोई ऐसा तलाक़ होगा जो कि जिसका इफ़ेक्ट क्या है, इंस्टेंट है और वो इरिवोकेबल है। सेक्शन 3 में इस तरीके के तलाक़ को वॉइड और इलीगल बताया गया है। सेक्शन 4 में उसके लिए पनिशमेंट बताई गई है जो कि 3 साल तक हो सकती है और साथ में फ़ाइन। सेक्शन 5 में बताया गया है कि मुस्लिम वुमेन को सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। सेक्शन 6 में मुस्लिम मैरिड वुमेन को कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड का अधिकार दिया गया है अगर उसके ऊपर क्या किया गया है, तलाक प्रोनाउंस किया गया है। सेक्शन 7 जो है वो तलाक प्रोनाउंस करने को जो ऑफेंस बताया गया था सेक्शन 4 में, उसको कॉग्निजेबल बताता है, कंपाउंडेबल बताता है और बेलेबल बताता है ऑन सर्टेन कंडीशंस। सेक्शन 8 जो है वो सेकंड ऑर्डिनेंस के रिपील होने की बात करता है। तो ये था आज का एक्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।